हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के 24 घंटे बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बिना रुके जमकर हमला बोला। पीएम मोदी का मैसेज बिल्कुल साफ था। कांग्रेस की फूट डालो राज करो की नीति को हरियाणा की जनता ने उसकी सही जगह दिखा दी है। खास बात यह है कि हरियाणा में दलित और ओबीसी की आबादी अधिक है और इसके बावजूद बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों ही बड़े हैं और ये बीजेपी के लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पीएम ने कहा कि वो इस बात का पक्का संकेत इसे मानते हैं कि हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश नाकाम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम ने बांटने वाली राजनीति पर यह हमला महाराष्ट्र के एक सरकारी कार्यक्रम में बोला, जहां पीएम ने आज महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जाहिर है महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और वहां दलितों और ओबीसी की आबादी भी काफी निर्णायक है। इससे यह बात तो साफ है कि पीएम का आज का भाषण महाराष्ट्र के वोटर्स को भी जाति के जाल में ना फंसने की एक चेतावनी के तौर पर दिया गया था। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। हरियाणा में जाति की राजनीति फेल होने को लेकर ही सिर्फ पीएम ने कांग्रेस को नहीं घेरा, बल्कि कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार और खतरनाक पार्टी भी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस आज समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। एक तरफ
वो हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ा रही है जाति के नाम पर, और दूसरी तरफ लगातार मुसलमानों को डरा करके एक वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल कर रही है। सबसे खास बात यह है कि ये बात बटोगे तो कटोगे, ये बात पहली बार कोई नेता नहीं बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले इसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में किया था। उसके बाद जब वो हरियाणा के चुनाव प्रचार में गए, वहां भी उन्होंने 2 सीटों में ये बात दोहराई, और महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि अगर हिंदू समाज बढ़ जाएगा तो आपको बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने जवाब में आज कहा कि अगर बांटने वाली राजनीति कोई पार्टी करती है देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है, लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करती है। राहुल गांधी ने भी जब आज चुनाव नतीजों पे अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का संघर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। वो नहीं बात। जम्मू में किसने नफरत पैदा की बताइए? क्या वो कांग्रेस ने की? वो तो होम मिनिस्टर भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए? अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बढ़ाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ देंगे। नरेंद्र मोदी जी का चुनावी भाषण और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, राहुल जी का चुनावी भाषण उठाकर देख ले। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम आत्मीयता की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। इस समाज में नफरत फैलाने का, मंच से खुलेआम लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, शमशान कब्रिस्तान करने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या हिंदू वोट एकजुटता का नारा देकर बीजेपी वापस अपने मूल मुद्दों पर लौट गई है? कहा हरियाणा चुनाव ने जाति की राजनीति को नकारा है, और क्या इन नतीजों से कांग्रेस का सामाजिक न्याय का मुद्दा सच में खत्म हो गया है? हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार भाटी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सैयद जवाद जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले सवाल आप ही से पूछूंगी सैयद जवाद, क्योंकि सारा हमला तो आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ही बोला। आप कांग्रेस के समर्थक हैं, क्या क्या कहा प्रधानमंत्री? उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी मुसलमान की जाति पे बात नहीं करती, हिंदू की एक जाति को दूसरी से लड़ाती है, क्योंकि कांग्रेस जानती है जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसे फायदा होगा। किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। तो क्या यह पूरा नैरेटिव हिंदू समाज को बांटने और जहर घोलने का तरीका था, और क्या यह हरियाणा चुनाव ने खत्म कर दिया? बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा आपका। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, काफ़ी वक्त पूरा गौर करा और कल भी सुना, और बड़ा मशहूर शेर मुझे उनकी बात पे याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। देखिए, खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बताई, और इस देश में पहली बार हुआ कि जाति बता बता करके पोर्टफोलियो बांटे गए। वो क्या था? फिर जब हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं, उनकी जाति को लेकर के कितना हु हवल्ला करा भारतीय जनता पार्टी ने, यह सवाल नहीं पूछा। जाति इस देश की सच्चाई है, और जाति के आधार पर ही बहुत सी जगह जो है
डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था। किसका खाया गया रिजर्वेशन? ओबीसीज का, दलितों का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठा करके देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी उठा करके देखिए, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की नियुक्तियां देखिए। कौन से मानसिकता की, कौन सी आइडियोलॉजी की, कौन सी जाति के लोग हैं? मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, लेकिन जाति की इस देश में एक जरूरत है, सच्चाई है, उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यही सब बातें कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में बोली, लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? नहीं, देखिए हरियाणा चुनाव के अंदर पूरा माहौल जितना बना हुआ था, आप ही की टेलीविजन दिखा रहे थे किस तरीके से माहौल बना हुआ है, उसकी समीक्षा जारी है, कहां पे चूक हो गई। देखिए चुनाव के अंदर हार और जीत होती रहती है, सबके अपने अपने समीकरण होते हैं, और ये कोई कह दे कि नहीं गलतियों से हार गए, कुछ एक चीजें मिस्टेक होती है स्ट्रेटेजीज में या चीजों में, जैसे कि कर्नाटक के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी से मिस्टेक हुई, उसके बाद हिमाचल के अंदर हुई, कई जगह पे चूक हो जाती है राजनीति के अंदर। लोग ये नहीं सोचते हैं। पर 4 जून को तो आप ऐसा नहीं कह रहे थे। 4 जून को क्या नैरेटिव था कि भाई दलितों ने संविधान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आप ही की बात को आपको दोहरा रही हूं, अब आप स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। उस दिन तो कह रहे थे कि ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है, दलित आपके सामने खड़े हो गए हैं, हम संविधान के साथ खड़े हुए हैं। उस दिन तो आप ही का ही नैरेटिव था ना, आज जवाब दीजिए। देखिए हमने, देखिए यहां पर भी टीवी के अंदर जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक थे, बड़े बड़े पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने भी 400 पार तक दिखा दी थी, 370 पार तक दिखा दी थी। संविधान और दलित वोट वाली बात कीजिए ना, 400 पार तो अब हो गया, अब वो इतिहास का हिस्सा। आपने सवाल करा, उसका जवाब था। देखिए क्या है, अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी, चाहे दलितों को लेकर के करी, चाहे माइनॉरिटीज का भी, उन्होंने मुसलमानों का भी जिक्र करा उसमें कि जातियां होती हैं, तो कराइए ना जातीय जनगणना, किसने आपको रोका है? अरे जातीय जनगणना पे कहां से आ गए? मैं इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रही हूं। आप बताइए कि इलेक्शन रिजल्ट से क्या ये साफ हो गया है कि संविधान हम बचाने आए हैं, दलित खतरे में वाला नैरेटिव खत्म हो चुका है? अच्छा ये बताइए, ठीक अगर यही आपका आधार ले लें, चुनाव के अंदर वो है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे, हार जीत होती रहती। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस का वोट शेयर इंक्रीज करा या नहीं करा? चलिए बताइए। चलिए, कांग्रेस का वोट शेयर इंक्रीज किया है, कांग्रेस का वोट शेयर इंक्रीज किया है। इससे पता चलता है कि उनका नैरेटिव, वो जो कैंपेन लेकर के गए थे तुहिन सिन्हा, वो लोगों में इंपैक्ट किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने नकार दिया है नैरेटिव? नमस्ते पद्मजा जी, आपको और सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कल जो परिणाम आए हैं हरियाणा से, उससे कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी मानसिकता है उसको निर्णायक रूप से जनता ने अस्वीकार कर दिया। ये वोट शेयर बढ़ने की बात कर रहे हैं, इनके वोट शेयर शायद 0.51% बढ़े हैं, हमारे 4% बढ़े हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद, और सीटें 17 बढ़ी हैं। तो सपने देखने में, इनको डेल्यूजन में रहने दीजिए। देखिए जो हमारी सरकार है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पिछड़ों के उत्थान के लिए। हमारा समर्पण जो है जनता ने देखा है जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए। जहां तक कास्ट सेंसस का सवाल है, वहां पर भी आरएसएस ने भी अपना रवैया रुख स्पष्ट किया है, हमने भी स्पष्ट किया है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां राहुल गांधी आर्मी तक को विभाजित करने चलते हैं। कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम लाया गया है केवल इसलिए ताकि ऑफिसर जो हैं, ताकि जो बड़ी ऊंची जाति के लोग हैं वो अफसर बने, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं अग्निवीर बने। इस बात पर जो है इलेक्शन के दौरान ये हुआ था, 2024 इलेक्शन के दौरान उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने अब विरोध जताया था। प्रॉब्लम तब आता है जब 54 वर्षीय राहुल गांधी जो हैं वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ढूंढना शुरू करते हैं कि किसकी जाति क्या है। अगर हम इस मानसिकता से आगे बढ़ें तो शायद वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस चाहेगी कि आप दोस्त भी जो है जाति देखकर बनाए। शायद वो दिन नहीं दूर नहीं जब गोलमाल 5 जो आने वाला है वो देखने के पहले कांग्रेस आपको कहे कि आप सुनिश्चित करिए कि गोलमाल 5 के कास्ट और क्रू में जो है 50% जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड्स का है। तो देखिए एक लिमिट होती है। उत्थान हमने किया है गरीबों का, जो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का आप डेटा निकाल कर देख लीजिए। लेकिन जो कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता है वो जाति तक सीमित नहीं होती है। जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और एक सिख युवा को उठाकर पूछते हैं कि आज सिख तक जो है भारत में गुरुद्वारा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो विभाजनकारी मानसिकता इनके रग रग में बसी है।
सही जवाब। जन कल्याणकारी नीतियां हर कोई चाहता है, पर झगड़ा मत कराइए लोगों के बीच। नहीं, झगड़ा इस झगड़े के खिलाफ वोट पड़ा। झगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर के करवाती है। तमाम स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूं, आज तक लगाम नहीं लगी। जो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानते हैं, उनसे हम झगड़ा लगाने की बात नहीं। आप कहां चले जाते हैं? नाथूराम गोडसे को पहुंच गए, शेर सुनाते हैं। मैं आपसे सीधे बना करके बात करेंगे तो आप उनको करने देंगे? हम भूमिका बना करके और हमने दलितों पे बात की ना, आप दलितों पे बात कीजिए। अरे मैं सब पे बात करूंगा, दलित पे बात करूंगा। आप दलितों पे काहे के लिए करवाएंगे? मैं सब पे बात करूंगा, क्योंकि आज यही चर्चा का मुद्दा है। करेंगे आप थोड़ी ना, मैं पूरे देश की जनता के ऊपर बात करूंगा, पूरे मुल्क के ऊपर बात करूंगा, स्पेसिफिक थोड़ी ना करूं। तब तो फिर हम यहाँ पर 2 दशक तक बैठे रहेंगे। अभी आधे घंटे में एक ही बात कीजिए ना। जल्दी 30 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया अभी महाराष्ट्र के अंदर, क्या घुस करके करेंगे? आज तक खंडन करा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, अभी हम सीधा सवाल पूछे, आप कहां ले जा रहे हैं? एक सेकंड, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ, अगर बीजेपी दलितों के खिलाफ है तो दलित उनको वोट क्यों डाल रहे हैं? देखिए, दलित वोट डाल रहे हैं, कितने डाल रहे हैं वो तो अभी आकलन के ऊपर पता चले कितने। कोई आकलन की जरूरत नहीं, मैं दिखाती हूँ, कोई बात नहीं। आपको आकलन नहीं है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। लाइए, मैं आपको पूरा डेटा से दिखाती हूँ कि जो दलित की सुरक्षित सीटें हैं हरियाणा में, 17 कुल सुरक्षित सीटें हैं जिनको एससी रिजर्व कहा जाता है। हरियाणा में कौन कितना जीता, मैं आपको यह भी बता दूं कि इस बार जो सबसे ज्यादा सीटें बढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जाट बेल्ट में बढ़ी हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जाट बनाम गैर जाट हो गया और जाटों ने एक मुश्त वोट दिया कांग्रेस को। नहीं सर, जाटों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, दलितों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। और यही सोचने की जरूरत है कि क्या अब हिंदू समाज के वोटर अपने आप को जाट, दलित ये सब ना देख करके एक मुश्त वोट डाल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो इस वक्त लोकसभा के चुनाव हुए थे 4 जून को जो नतीजे आए थे और कल के नतीजों में, जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ कुछ ही महीनों में कैसे नैरेटिव वोटर के दिमाग में बदला। तो ये आप मैप देख रहे हैं, पार्लियामेंट के रिजल्ट ऐसे थे और ये असेंबली के रिजल्ट हैं। अब आप देखिए वो सीटें जो हैं जो कि जिनमें 20% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं, ऐसी 47 सीटें हैं और उन सीटों में 47 में से 23 बीजेपी ने जीती और 22 कांग्रेस ने जीती, जो 47 सीटें हैं, और 2 आईएनएलडी के पास गई। यहां आप मैप में देख सकते हैं कुल जो सुरक्षित सीटें हैं। ये देखिए, जो सुरक्षित दलित सीटें हैं यहां पर पार्लियामेंट में, जो लोकसभा चुनाव थे, अगर उसको हम असेंबली सेगमेंट्स देखें, 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 17 में से, पर अभी कांग्रेस 9 पर पहुंच गई और 8 सुरक्षित सीटें बीजेपी जीती। सही जवाब, 8 सुरक्षित सीटें बीजेपी जीत रही है, दलित उनको वोट डाल रहे हैं। ये एससी डोमिनेटेड सीट्स हैं। क्या कहेंगे, दलित वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, क्यों डाल रहे हैं? दलित डाल रहे हैं तो कांग्रेस को नहीं डाल रहे हैं क्या? कांग्रेस ज्यादा जीती है। अरे कांग्रेस को नहीं डाल रहे हैं, कांग्रेस को भी डाल रहे हैं। जब बात कर रही हैं आप, अगर आपका नैरेटिव सही होता तो सारे दलित कहते कि खत्म कर दो बीजेपी को, हम एक वोट नहीं डालेंगे ना उस नैरेटिव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी नैरेटिव से घबराती है। क्यों घबराती है? वो चाहती नहीं है कि दलित हो गए, ओबीसीज हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, ये एक प्लेटफॉर्म पे आकर के करें। उनके बीच विभाजन करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये स्टेटमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो किस आधार और किस बुनियाद पे दिया? क्या इस विधानसभा चुनाव के ऊपर दिया? और अगर यही है तो फिर लोकसभा में क्या हुआ? अगर इसी को मैं आधार, वही मैं आपको बता रही हूं ना कि उस वक्त का जो नैरेटिव था 4 महीने में कैसे बदल गया। समीर जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उस वक्त संविधान की जो कॉपी उठा करके जो नैरेटिव चला था, दलित वोट हटा बीजेपी से और इन्हीं महीनों में वापस कैसे आ गया। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट से कंपैरिजन किया है। नेता ने बात कही थी कि अगर हमारी 400 सीटें आएंगे तो हम संविधान को जो है वो बदल देंगे। ये कोई कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने करा। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा ने खंडन नहीं करा उन चीजों का। तो क्या उन 4 महीनों में बदलाव ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और यही मैसेज लेकर के वो वोटर के पास गए? समीर जी, क्या इस नारे का असर हुआ है? और यही बार बार प्रधानमंत्री याद दिला रहे हैं हिंदू वोटर को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जिस तरीके से एक नैरेटिव झूठा तैयार किया गया था प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसका नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, ये सबको पता है। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समझाने की कोशिश की है, हरियाणा का चुनाव जो परिणाम आया और आज जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है, 2014 से लेकर प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो
अवधारणा लेकर भारतीय राजनीति में चले थे और सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि कुछ समय के लिए 2024 में एक झूठे नैरेटिव में कुछ लोग उसमें फंस गए थे। उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि उनसे 2024 का जो लोकसभा में जो परिणाम आया है उनसे एक ऐतिहासिक गलती हुई है। मुझे लग रहा है वो सुधारने का क्रम वापस शुरू हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे 2024 के बाद पहला ये विधानसभा चुनाव था जहां हरियाणा में अगर आप देखेंगे 2 आरक्षित सीटें दोनों भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, कांग्रेस दोनों जीती थी। लेकिन अगर आप विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो एक दलित वोटर्स वापस भारतीय जनता पार्टी के पास इस विश्वास के साथ लौटा है कि हमसे कुछ वर्ग में जो गलती हो गई थी हम वापस लौट रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो सबका साथ सबका विकास की बात है उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जाति की राजनीति होती है और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। 23 सीटों से 9 सीटों पर आ गई, 13 सीटों पर कांग्रेस चली गई। तो प्रधानमंत्री बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बांटने वाले बांटेंगे और बाद में वो महफिल से जाएंगे। उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने 12 में राजस्थान में जो जिक्र किया था कि हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, एक शक्ति के रूप में इकट्ठा होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब हिंदुत्व की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी और हिंदुत्व के अंदर विभाजन कर जिस तरीके से या तो पीडीए की बात कर ली समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने जिस तरीके से जाति में तोड़ने की बात की, मुझे लग रहा है कि वापस हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी संदेश दे रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, आपने जो जिक्र किया बिल्कुल समीर जी ने, कि आपने कहा हम पीडीए की राजनीति करेंगे। बीजेपी कह रही है कोई पी और डी मत देखिए खुद को, एचए है, हिंदू और अल्पसंख्यक, ये राजनीति होती है। पी और डी में मत बटिए, क्योंकि बट करके ऐतिहासिक गलती कर दी। राजकुमार भाटी जी, पीडीए की बात करना तो बांटना है। जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिन्हें हर तरीके से दबाया गया है, उनके अधिकार की बात करना तो बांटना है। और हिंदू मुसलमान की बात करना एकता करना है, वो बांटना नहीं है। अजीब, मतलब समझ से बाहर है मेरी से तो। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक ही पैमाना आप दोनों पर लगाइए ना। अगर आप हिंदू की जाति की बात कर रहे हैं, मुसलमान की जाति पे कोई बात क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा मुसलमान की जाति का कोई भी कांग्रेस का नेता जिक्र तक नहीं करता। आप चाहती हैं कि जातियों पर बात हो? आप ही कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं, जाति पे बात क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ जाति पे बात ही नहीं होनी चाहिए। पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। पहली बात तो अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप सबको समय दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, हमने आपके ही चैनल पर हम सुन रहे थे। अभी इतने बेझिझक तरीके से हिंदू मुसलमान कर रहे थे। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री 2 वर्गों के बीच भेद की बात करता हो, उस देश का ईश्वरी मालिक है। कैसे बांटा उन्होंने? अभी तो कह रहे थे क्या हिंदू ये करते हैं, मुसलमान ये करते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं, मुसलमानों को नहीं बांटते। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप हिंदुओं को बांटते हैं जाति पे, कृपया मुझे बोलने दीजिए, आप जितना समय मुझे दे रही हैं। उन्होंने तो उल्टा कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान उनका पक्ष रख रही हैं, आप मुझे अपना पक्ष रखना है। आपका सवाल हो गया, जो बोला गया है मैं बस उसमें भूल सुधार कर रही हूँ। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे मुसलमान को नहीं, हिंदुओं को जाति के आधार पर मत बांटिए। ठीक है, हाँ। तो प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान में भेद कर रहे थे नहीं? वो तो समानता की बात कर रहे हैं ना। समानता की बात कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान समान हिंदू है। मुसलमान को एक दृष्टि से अगर हिंदुओं की जाति की बात कर रहे हैं तो मुसलमान की जातियों की बात की, सबके लिए समानता होनी चाहिए। हिंदू को बांटने की बात करते हैं। हिंदू समाज को उसने बांटा जिसके साथ शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई है और वो अपने हक की आवाज उठा रहा है, या उसने बांटा जिसने बेईमानी की है? हिंदू समाज को उन्होंने बांटा जिन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिख के 90% लोगों को गुलाम बनाया अपना। हजारों साल तक उन्हें शिक्षा से, सम्मान से, संपत्ति से वंचित रखा, जिन्हें बराबर में नहीं बैठने दिया, जिनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दी गई, गले में मटकी लटका दी गई जाति के आधार पर। अभी 2024 में या हम उन्हें समानता की बात कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं, अधिकार देने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय देने की बात कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं। इन्हें दर्द यह है कि जो जिन नौकरियों पे कब्जा किए बैठे हैं, जिस संपत्ति पे कब्जा किए बैठे हैं, वो कब्जा टूटेगा इनका। अगर दलित पिछड़े एकजुट होंगे, पीडीए एकजुट होगा, वो अपने अधिकार मांगेगा। ये अधिकार देना नहीं चाहते। नतीजे दिखा रहे हैं कि एकजुट है नहीं ना, वो जाति के आधार पे एकजुट हो नहीं रहे। बिल्कुल गलत, ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत। जब आपने किसी को नहीं टोका तो मुझे भी बोलने दें। जो आरएसएस आज हिंदू एकता की बात कर रही है, उस आरएसएस ने आज तक 95% समाज से एक भी अपना प्रमुख क्यों नहीं बनाया? सारे प्रमुख इनके एक ही जाति से क्यों होते हैं? भाटी जी, क्या एक ही जाति में योग्यता है? भाटी जी,
ये बांटते ये हैं या हम बांटते हैं? आप बताइए ना, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। जो लोगों को आपकी सुनिए, पल्लवी पटेल विधायक, तो समीर जी आपकी सुनिए, पल्लवी कृपया पटेल, सुनिए, आप बीच में पल्लवी पटेल ने पीडीए पे समीर जी गलत बात है, रंजन और बच्चन, समीर जी गलत बात है, आप पत्रकार हैं, बच्चन को आप मर्यादा भंग मत करिए, आप पत्रकार हैं, आपसे पूरा जवाब बने रहे। मेरी बात पूरी हो जाए, पूछ रहा हूँ, जवाब दे देना। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप रंजन पूछना। और बच्चन पीडीए में आते थे क्या? जो पल्लवी पटेल ने पूछा, मेरी बात तो पूरी होने आपकी दें। विधायक ने पूछा ना ठीक है, पल्लवी उनको पटेल ने, जवाब देने कि दीजिए। रंजन और बच्चन क्या पीडीए में आते जो हैं? लोग दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देते, सेकंड। बांटते वो हैं या हमें? जो लोग दलित को मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, उसकी बांटते वो हैं या हमें? अच्छा, राजकुमार इन भाटी लोगों जी, ने अखिलेश यादव के मकान खाली करने पे उसे गंगाजल से धोया, बांटते वो हैं या हमें? राजकुमार भाटी जी, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना नहीं, चाहती मेरे हूँ, सवालों में नतीजे जवाब तो आपको दे कोई। बिल्कुल वो जवाब देंगे, तुहिन सिन्हा प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे। ये वकालत कर वो रहे लड़ नहीं हैं, रहे, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे थे पत्रकार के तौर पर, और एक सवाल मैं आपसे पूछना पूछिए चाहती हूँ, सवाल, मेरी आपको बात हरियाणा सुनो। के नतीजे क्या बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सारे दलित, सारे पिछड़े एक साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है मैंने इन तो नहीं सारे कहा मुद्दों पर जो आपने गिनाए। मैंने तो नहीं कहा, हरियाणा के नतीजे आपको क्या बताते हैं? मैंने तो नहीं कहा, हरियाणा के नतीजे मैंने ये आपको क्या बात बताते कही हैं? नहीं, तो आप मुझ पर क्यों थोप रहे चलिए, हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही मैंने हूँ कहा ना, ही नहीं। हरियाणा के अभी नतीजे एकजुट आपको हुए नहीं क्या है, संदेश दे रहे हैं? लेकिन एकजुट होंगे और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे इनका सफाया हो जाएगा। पार्लियामेंट अभी वो इलेक्शन, जागरूक हो रहे हैं, संसद वो एकजुट होंगे एक दिन। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त दलित वोट गया था भाजपा के खिलाफ इसी हरियाणा में। अब वो वापस वही दलित उन्हीं सीटों पर क्यों वोट दे रही है? क्यों वोट दे रही है? जवाब दे दूं? मैं आपके दलित- सवाल का मैं संक्षिप्त जवाब दे जवाब दूं? देता हूं। हाँ, ये सवालों जवाब मुझसे देने पूछ दीजिए। रहे हैं। हरियाणा के रिजल्ट को देख के किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक सेकंड तुहिन सिन्हा, एक सेकंड, आप जवाब दीजिएगा इनका। ये मुद्दे अप्रासंगिक हो गए हैं या पीडीए का नारा अप्रासंगिक हो गया, जाति जनगणना का नारा अप्रासंगिक हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियों की वजह से हुई। सर, उनके जो मैस्कट थे कांग्रेस ना, जीत उदय रही थी भान, वहाँ। जो कि उनके अध्यक्ष थे, खुद एक दलित आंकड़ा थे, वो आपको होटल से बताता हार गए। हूं। मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। होटल से खुद उनके अध्यक्ष हार गए, जो कि दलित फेस थे। अरे मैं बताता रहा हूँ, कांग्रेस 6 सीट तो ऐसी हारी है जिन पर जो कांग्रेस बीजेपी के बीच जितना अंतर रहा है उतने वोट आम आदमी पार्टी ले गई। और 9 सीट ऐसी हारी है जहां इन्होंने अपने कैंडिडेट के वो टिकट काटे, और जिनके टिकट काटे थे वो दूसरे नंबर पर है, और जिन्हें दिया था वो तीसरे चौथे नंबर पहुंच गए। ठीक है, 15 सीट तो कांग्रेस अपनी मूर्खता की वजह से हारी है। 15 प्लस कर दें तो आप रिजल्ट देखें फिर क्या होता है। ठीक है। तो तुहिन सिन्हा, कोई मुद्दा अप्रासंगिक नहीं हुआ है, ये सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, और जो राजकुमार भाटी कह रहे हैं मूर्खता की वजह से कांग्रेस हारी है। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो पार्टी मोहित खान जैसे रेपिस्ट का संरक्षण करते नहीं थकती है, वो सामाजिक न्याय के विषय पर कैसे लेक्चर। सर, प्लीज मुद्दे पे रहिए ना। एक समय जो है आतिक अहमद को एक वो दरिंदे को सिन्हा, बढ़ावा देती क्या थी, वो कोर्ट सामाजिक का न्याय। जजमेंट मैं आ गया? आप मुद्दे की बात कर रहा हूं। ये टिप्पणियां किसी कर रहे व्यक्ति हैं, को बीजेपी रेपिस्ट के कह रहे हैं ऊपर चैनल निशान पर बैठ रही है के? अभी। क्या आरएसएस के नेतृत्व पर इन्होंने प्रश्न किया है, इनकी पार्टी जो है एक परिवार के नेतृत्व से आगे नहीं बढ़ पाती और परिवार भी आपस में लड़ते हैं, और ये आरएसएस के नेतृत्व पर प्रश्न उठाते हैं। देखिए, आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उन्होंने केवल जातिवाद के जिस प्रकार से जातिवाद का विश्व फैला रहे राहुल गांधी, उस पर कहा। लेकिन हमने देखा है कि सिख समुदाय को जिस तरह से उन्होंने भड़काया है, वो तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भड़काते हैं। आज एक सिख आप अपने शो पर खड़ा कर दीजिए जो कहे कि पिछले 10 साल में उसको गुरुद्वारा नहीं भेजा गया है। इस प्रकार से भारत की छवि को धूमिल करते आए हैं, इस प्रकार से विभाजन की मानसिकता पैदा कर रहे हैं वो देश के अंदर। और जब वो दक्षिण के एमपी थे, वहां पर भी 2 क्षेत्रों के बीच वो विभाजन करते थे कि जहां आकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं उत्तर में था तो इतना मजा नहीं आता था। तो ये विभाजनकारी मानसिकता जो है कांग्रेस के नस नस में बसी है, और कल के जो परिणाम आए हैं उसके बाद मेरे ख्याल से कांग्रेस भी मंथन करने पर विवश होगी। नहीं, पर राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि एक चुनाव नतीजे से कुछ बदल नहीं जाता है। आप ये नहीं सोच सकते कि पूरा का पूरा मुद्दा खत्म हो गया या अप्रासंगिक हो गया। एक ही तो चुनाव है। कल 2 चुनाव नतीजे निकले थे, कल 2 नतीजे निकले थे। ठीक है, 2 चुनाव से पूरा मुद्दा खत्म नहीं होता। कांग्रेस की जो स्थिति थी इतनी विकट थी। नहीं तो आने वाले समय में भी देखिए, झारखंड के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी चुनाव। जब एक चुनाव से कुछ नहीं होता तो कब तक 99 को लेकर 99 की दीवानेपन में, 99 की बेखुदी में कब तक जिएंगे? वो भी तो एक ही 2 चुनाव के नतीजे राजकुमार भाटी, तो अपने आप को एक और आंकड़ा दे दूं आपको। पता है कि 7 जो दलित सीटें थी जम्मू कश्मीर में, वो भी 7 की 7 बीजेपी जीती है। अब तुहिन सिन्हा ने जो सवाल उठाए वो कांग्रेस को लेकर उठाए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक बात इन्होंने केवल कही, उसमें मुझे आपत्ति है। इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेकर उसे बलात्कारी बताया। अभी उनके ऊपर आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के ऊपर जब तक आरोप सिद्ध ना हो उसे हम अपराधी नहीं कह सकते।
बहुत लोग बरी होते हैं कोर्ट से, और अभी डीएनए रिपोर्ट आई है, डीएनए मैच नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी को फर्जी फंसा दे और उसको आप उसकी अवमानना करने लगे चैनल पर बैठ के, ये आपत्तिजनक है और आपराधिक कृत्य है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। बताइए सैयद जवाद, 7 सीटें दलित सीटें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। होडल से खुद उदय भान जो कि दलित चेहरा है वो हार गए। मैंने आपको दिखाई दिया जो सुरक्षित सीटें हैं 17 सीटें, उनमें से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती है। क्या कहें? देखिए, हरियाणा की हार का विश्लेषण चल रहा है और जो कमियां रह गई हैं वो मुझे लगता है कि आगे भविष्य के अंदर नहीं होंगी, और बहुत सी जगह पे मैं कह रहा हूँ मिस्टेक्स होती हैं। वो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, और वो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होती है। वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि बहुत जी जगह उदयभान जी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष हार गए, तमाम चीजें। अब छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं सर। आप बिल्कुल ही नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। नहीं कर रहे हैं। ना। एक वोटर आपको संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमें नहीं लगता कि हमारा संविधान खतरे में है। अब देखिए पद्मा जी, बात देखिए कितनी दूर तक जाने वाली है। देखिए दूर तक पहुंचाता हूं, कैसे पहुंचेगी अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को भी लगेगी। आपको पता है क्लूटो के अंदर भी चुनाव हो रहा था, वाराणसी के अंदर, याद है आपको? 3 राउंड पीछे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीत करके आए हैं, और कैसे पीछे रहे हैं। तो इस जगह पे हम देखा दूर तक निकली बात, कैसी तकलीफ हुई, यही तो मैं पहुंचाना चाह रहा, कैसी दूर तक गई, कैसी उछल हुई है। देखिए अभी और होगी, अभी और होगी। अब उससे बड़ी जीत जो थी वो राहुल गांधी जी की हुई थी। अभी देखिए फिर देखिए ट्विंक से ना बोले ना उसका इससे क्या लेना देना है? यही कह रहा हूं कि हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। हर चुनाव विधानसभा का, लोकसभा का अलग होता है। आप मान रहे हैं कि परिस्थिति बदली ना? परिस्थिति नहीं बदली, मान रहे हैं ना? और सबसे दिलचस्प बात आप बताती हूँ, सबसे दिलचस्प बात आप बताती हूँ, बहुत सी मशीनरी भी काम कर रही थी पद्मजा जी। योगी आदित्यनाथ 2500 वोटों से हारी है कांग्रेस, वो भी हम जानते हैं, और उसके लिए चुनाव आयोग के पास जा जाकर शिकायत भी करी गई, कैसे स्लो कर दी गई थी। सारी चीजें दिख रही हैं और सब जनता जानती है। ठीक है, आप देखिए और बता दो, जनता ये भी समझ रही है, जनता ये भी समझ रही है। फरीदाबाद की एक सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, वहां पर हमारे दोस्त से जानने वाले थे, उनसे जब पूछा गया कि तुम लोग वोट डाल रहे नहीं डाल रहे, उन्होंने कहा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के पूरी सोसाइटी के अंदर लोग समर्थक थे, वोट देने नहीं गए, लेकिन वहां से वोट पड़ रहे हैं। कैसे पड़ रहे हैं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि ये पूरा चुनाव रेग हुआ है। चलिए आप जाकर के कंप्लेंट कीजिए अपना, ये फरीदाबाद की सोसाइटी का तो बिल्कुल आप कंप्लेंट कीजिएगा। पर समीर जी एक और आंकड़ा है कि आप जो सीटें योगी आदित्यनाथ ने जाकर के 2 सीटों पे बोला था बटोगे तो कटोगे, एक है असंध और उसके पहले वो गए थे सोनीपत में। दोनों जगह पर कांग्रेस के एमएलए थे, 2019 में जीते थे, और दोनों सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या सच में अभी भी हम ये सोचेंगे कि ये मैसेज वोटर के दिमाग में घर नहीं किया है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार अभियान किया, जम्मू कश्मीर के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रचार किया, आप देखिए उनका स्ट्राइक रेट देखिए 90 के ऊपर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट है। जहां जम्मू कश्मीर में उन्होंने जम्मू में रैलियों को संबोधित किया, सिर्फ एक सीट जहां वो जा नहीं पाए थे, फोन से संबोधित किया, वो सीट हारी है, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी जीती है। हरियाणा के अंदर भी सेम स्थिति रही है। देखिए, जनता को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। एक बार 2024 में आपने जनता को जाति के नाम पर बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा के अंदर जाते हैं, बार बार हर जगह संविधान को लेकर जाते हैं, संविधान सभा का आयोजन कर रहे हैं कि हम संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी उस बात को लेके आगाह कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस उस बात को लेके आगाह कर रहे हैं, संघ प्रमुख उस बात को लेके जनता को आगाह कर रहे हैं। ये तय कि जिस तरीके से दलितों के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती रही थी, अब दलित समझ गया है कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। कौन सी सरकार है जो इनके हित में काम करती है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 2014 से लेकर 2024 तक दलितों के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अब मुझे लग रहा है कि दलित वापस लौट कर आ गया है, और यही तकलीफ कांग्रेस को लग रहा है कि हरियाणा में हमारे यहाँ से निकल गए, और महाराष्ट्र में झूठा नैरेटिव चला गया, 13 सीटें जीती थी, अब हरियाणा भी हारेंगे, झारखंड भी हारेंगे, दिल्ली भी हारने वाले हैं। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ये नैरेटिव चलेगा?
दलितों का बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कह दिया है, महाराष्ट्र में जहां पे इतना उसके बड़ा बाद अभी वापस वो सारे आंदोलन हो रहा दलित है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लौट कर आने वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक से लोकसभा बस चुनाव में ईश्वरी जरूर बचा रास्ता सकता है, भटक कोई गए थे, ईश्वरी कृपा वापस आती है लौट जब कर आने मास्टर वाले स्ट्रोक ये मारते हैं। बार बार मुझे लग रहा है जो आगाह किया जा रहा है, अब दलित समाज समझ गया है कि कांग्रेस का जो विभाजनकारी राजनीति है, देश को जाति को तोड़ने की राजनीति है, राजकुमार भाटी वो जी बहुत स्पष्ट हो गया है। अभी तो महाराष्ट्र के लिए ये हम दो हमारे और दो की सरकार जब ये आकर के बातें करने लगती है और झूठ बोलने लगती है तो बड़ी हैरान। वो फिर मैं कहता हूं आज तक बलगलाने की जो बात हो, झूठ बोलने की बात थी, वो क्या 15 लाख, क्या 2 झूठ है करोड़ बताइए रोजगार। ना। अरे मैडम मेरे पास तो 15 लाख रुपए आ गए, आपके पास नहीं आए? अरे कहाँ आप अरे लीजिए, 15 लाख पे फंसे हुए हो सर, लीजिए कहाँ साहब। बे हम वो नेहरू जी की बातें उठा के लाएंगे, इंदिरा जी की लेकर के आएंगे, गांधी जी की लेकर के आएंगे, माउंट बेटन की लेकर के आएंगे, बाबर की लेकर के आएंगे, सीरियस डिबेट कर लेते हैं ना। लेकर के आएंगे। अभी हम अभी की बात बता देते तो तकलीफ होने लगती है। मैं तो कल की बात करना चाहती हूँ, आप पता नहीं कहाँ माउंट बैटन पे पहुंचे हुए अरे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आप माउंट बैटन नहीं, आप उदय भान की बात कीजिए राजकुमार भाटी जी। और अभी हमें महाराष्ट्र का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी एक सेकेंड, अभी उपचुनाव होंगे ना उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी सुरक्षित सीटें हैं। वहां पे अगर नतीजे के बिना पे अगर उलटफेर हुआ, अगर आपका पीडीए वहां काम नहीं किया, तो आप मानेंगे कि जो 2024 के रिजल्ट्स थे, जो नैरेटिव वहां चला था, अब वो बदल रहा है। आप ऐसी कामना क्यों कर रही हैं? और कामना नहीं, मैं तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि अब दलित नहीं चलेगा, पीडीए नहीं चलेगा? क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश में दबे कुचले लोगों की कोई आवाज़ ही ना उठे, उनका कोई स्वर ही ना हो, उनकी कोई हैसियत ही ना हो, उनकी कोई पहचान ही ना हो? सर, सामाजिक न्याय और सुनिए, लोगों को आपस में लड़ाना, दूसरी बात दोनों में तो फर्क है ना। दूसरी बात ये नहीं, आपस में लड़ाने की बात हम तो कभी करते नहीं, कोई कर रहा हो तो उसे आप पकड़िए। सर, अगर कोई ये कहे कि देखिए इस दफ्तर में भी सारे के सारे अगड़ी जाति के लोग बैठे हुए हैं, आपका हक छीन करके ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे आदमी के मन में तो द्वेष ही पैदा कर रहे हैं ना। ये तो लड़ाने की राजनीति है ना। अगर आप कहें कि देखिए मैंने गणना की है, सारी की सारी मिस इंडिया पिछड़ी जाति की नहीं है, तो आप उनके मन में द्वेष ही पैदा कर रहे हैं ना। आपको इस सामाजिक विषय का और अध्ययन करने की जरूरत है, और हमारे प्रधानमंत्री को भी अध्ययन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे कि उसने कांग्रेस ने जातियों में विभाजित कर दिया हिंदू समाज को। कांग्रेस ने किया है तो फिर 2600 साल पहले बुद्ध जो आवाज़ उठा रहे थे वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वो कैसे उठा रहे थे? फिर कबीर जो 600-700 साल पहले कबीर कह रहे थे जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजै सो हर का होई। नानक दादू रैदास किस किस जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? ठीक है। अगर ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर काशीराम जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उस समय जातियां थी नहीं, ऐसी आवाज उठा रहे थे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाति के खिलाफ आज जाति की आवाज उठ रही है। हजारों साल से जाति के नाम पर लोगों का शोषण हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें न्याय देने की बात करना जातिवाद नहीं है, वो न्याय की बात करना है। क्या मुसलमान में भी जिन लोगों को इससे चिढ़े, मुसलमान में भी, जिन्होंने अन्याय किया, मुसलमान समुदाय में भी क्या जातियों के बिना पर कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है? हमारे पीडीए के नारे में अल्पसंख्यक भी आता है। नहीं, पर अल्पसंख्यक की जातियों के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आदिवासी भी आते हैं। अल्पसंख्यक में जातियों की आप बात क्यों नहीं करते? पसमंदा का कार्ड किसने खेला था? अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में आप जातियों की बात क्यों नहीं करते? ये तो सवाल पूछिए ना। अरे आप क्यों उनको फ्रेंडली फायर दे रहे हैं? उनको जवाब देने दीजिए ना। मैंने कभी नहीं सुना इस देश में, वैसे मैं मानता हूं, मैं नकारूंगा नहीं, मुसलमानों में भी जातियां हैं और जातियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन मैंने इस देश में कभी नहीं सुना किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को जाति के आधार पर अपने बराबर में बैठने से मना किया हो। जाति के आधार पर किसी मुसलमान को घोड़ी पर बैठने से रोका गया हो, मुसलमानों ने रोका हो, या मुसलमानों ने किसी को मस्जिद में घुसने से रोका हो। ये जातियां हमारे ही धर्म में हुई हैं और धर्म के नाम पर हुई हैं, और जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है उनका जितनी जल्दी तरह ये सड़ी गली व्यवस्था खत्म हो जाए, ठीक है, जवाब दीजिए। तुहिन सेना फिर समीर जी, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। हाँ, तुहिन सेना जवाब दीजिए, फिर समीर जी। देखिए समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि आज से 1000 साल पहले भी जातिवाद था, मैं उनको बता दूं कि हर युग में कुछ ऐसी ताकतें थीं, कुछ ऐसे तत्व थे जो धर्म को विभाजित रखना चाहते थे, और इस युग का वो विलेन जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं। हम देश को, हम धर्म को जो है संगठित रहेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं पद्मजा जी, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज क्यों इतनी तिलमिलाई हुई है? देखिए कल का जो नतीजा आया है, इससे 3 बातों की पुष्टि हुई है और 2 बातों को अस्वीकार किया गया। कौन सी 3 बातों की पुष्टि हुई है? इनका कैंपेन था कि जवान परेशान है,
जवान परेशान नहीं है। ये वैलिडेशन है अग्निवीर स्कीम का। इनका कैंपेन था पहलवान परेशान नहीं है, पहलवान परेशान है, पहलवान परेशान नहीं है, केवल कुछ पहलवान परेशान है, बाकी जो है खेलो इंडिया से इत्तेफाक रखते हैं, खेलो इंडिया से खुश है। तीसरा था किसान परेशान है, किसान भी परेशान नहीं है, किसान भी प्रो फार्मर पॉलिसीज का समर्थन करते हैं। और दो बातों को अस्वीकार किया गया है, एक राहुल गांधी की विभाजनकारी मानसिकता का, और दूसरा जो आर्थिक प्रताड़ना ये करते हैं, जो जो राज्य में मौका मिलता है इनको, जो आर्थिक अराजकता फैलाते हैं, उसको रिजेक्ट किया गया। इसलिए कांग्रेस की जो आगे की नैया है वो अब पार होने नहीं हो वाली है, और इसलिए बौखलाए हुए। नहीं, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि मुसलमान में अगर अलग अलग जातियां होती भी हैं तो वो किसी को दबाया नहीं जाता है जैसे हिंदू में होता है, हिंदू धर्म में जैसा होता है। अरे 85% मेरे मित्र शहजाद पूनावाला से पूछिए, मेरे मित्र शहजाद पूनावाला से पूछिए, 85% जो पसमंदा है आज वो प्रताड़ित हैं। किस प्रकार से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है वो पूछिए उनसे। मैं पदम और ये कह रहे हैं कि ये तो अनभिज्ञता में जीना हुआ, मुझे नहीं पता आप, लेकिन हाँ, समीर जी को जोड़ना चाहते हैं, समीर जी को जोड़ना चाहते हैं, जाइए पसमंदा से बात कीजिए। भाटी जी जिनका जिक्र कर रहे थे वो समाज सुधारक हुए थे। राजनीति में अगर आप देखोगे तो जगजीवन राम ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? सीताराम केसरी को धक्के मारकर किसने निकाला था? सीताराम केसरी तो दलित से आते थे ना, किसने निकाला था? तो कांग्रेस ने जो दलितों के साथ जो अपमान किया है, दलितों को जिस तरीके से नाराज करने का काम कांग्रेस ने किया था, और जो समाज को दलितों में और बाकी लोगों में बांटने का काम कांग्रेस ने, जो विस्तारवादी नीति अपने शासन में अपनाई थी प्रधानमंत्री मोदी, उसका जिक्र कर रहे थे और यही बता रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे, महाराष्ट्र के लिए बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में यही हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जाति के आधार पर बांटा और 13 सीट कांग्रेस जीत गई। अब महाराष्ट्र की जनता को बंटना नहीं है, हरियाणा की जनता ने जो परिणाम दिया है, उसके जो प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि दूर तक उसका आवाज जाएगी, वो हरियाणा के लिए बोल रहे थे कि अब आपको दलितों के नाम पर बंटना नहीं है। अंबेडकर साहब का सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं सामाजिक विषमता की, जातिवाद के नाम पर होने वाले अन्याय की, वर्ण व्यवस्था की। समीर जी उसे ले जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी पे, ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस में वर्ण व्यवस्था पे ही रहिए। वर्ण व्यवस्था में तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, आप उनके लिए आवाज उठाइए। दूसरी बात, जो तुहिन सिन्हा का अगर आपने सुना हो, तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि जो 4-4 साल की ठेकेदारी पे अग्निवीर के नाम पर नौजवान सेना में रखे जा रहे हैं, उस व्यवस्था को रखा जाए, वही बढ़िया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि जब पहलवान बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, इनके सांसद आरोपित हैं, उसमें मुकदमा चल रहा है, उसमें कोई आवाज ना उठाई जाए, उसे आवाज उठाएंगे तो वो बांटना है। क्या किस तरह के आप नैरेटिव वो तो केस चल रहा है, वो केस चलेगा। आप पसमंदा पे बताइए ना, आवाज ना उठा, आप पसमंदा पे बताइए। पसमंदा समाज कह रहा है कि हमें भागीदारी नहीं मिल रही है, हमें प्रताड़ना मिल रही है, उनके लिए आप आवाज उठाएंगे? मुस्लिम समाज ने आवाज उठाएंगे नहीं, हमने तो उन्हें न्याय दिया है। ओबीसी जो आरक्षण है, मंडल आयोग ने जो आरक्षण लागू किया है, उसमें 80% मुसलमान भी आते हैं, जिन्हें आप पसमंदा कह रही हैं, उन सबको आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में कितने मैंने ये कहा था कि भेदभाव तो है, जाति के नाम पे भेद है, लेकिन इस तरह मुसलमानों में नहीं होता, किसी को अछूत। वो कह रहे हैं आपने कोई एमएलसी को पसमंदा को एमएलसी नहीं बनाया। 10 सेकंड दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कितने एमएलसी मुसलमान पसमंदा बनाया और आपने कितने बनाया? आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी में ढेरों पसमंदा। इसके संख्या गुलाम अब्बास कश्मीर के जो नॉमिनेटेड एमपी हैं, बस अभी मेरे खुशी के मारे आंसू निकल जाते जैसी पसमंदा का आपने जिक्र करा, बच गए बस बात। अब देखिए क्या है, कितनी कितनी फिक्र थी इनको पसमंदा। अरे भाई टिकट ही दे देते, लोकसभा में दे देते पसमंदा। आपके पास तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेल्ट भी है, आपके पास पूरी लिस्ट होती है, कहां वो भी देंगे। उसके बाद बंगाल के अंदर भी देते, उसके बाद आप जो है आसाम के अंदर भी देते, वो भी मिलेगा। देते तो पासमानदा कार्ड खेलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हमारी पासमानदा बहनों को भी दे देते टिकट। आपके शाजिया इल्मी भी हमें नाम लूंगा तो तकलीफ होगी, किसी को तो टिकट दे करके दोनों हाथ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हरियाणा में दिया है, आपने जीरो कर दिया। हरियाणा में दिए टिकट, वोट देना शुरू करिए। पॉलिटिकल अरे सुन तो लिए, अरे हरियाणा में दिए टिकट, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। लोकसभा में कितने, कश्मीर में 25 को दिए, एक दिया ना, कहां से दिया जा करके? केरला से। आज यहाँ से क्यों नहीं देते? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने जीरो कर दिया। 17 से 18% आबादी का लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, और वहां से अभी आपने कहा था सबका साथ
साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सुनिए का तो आपने जिक्र बंगाल किया। से वो क्या कहते हैं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। करो इन नारों को, हरियाणा मोदी जी को में, चैलेंज हरियाणा करते में भाई। कांग्रेस ने कितने वो दलितों को भारतीय टिकट जनता दिया? पार्टी लोगों को करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? अरे सुन लीजिए मैडम, अब आप आ रही थी, आप अरे तो सबसे बड़ी नेता का अपमान कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित है। अरे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या होता है? गलत बात। अब आप देखिए, एक सवाल का जवाब लीजिए, सवाल पे फिर भागिए मत। अरे सर, पहले सवाल का जवाब आप लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है तो वैसे तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, फिर तो सबसे बड़े वो पिछड़े के मैस्कट बन गए। अरे दलित को राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद दलित को राष्ट्रपति बनाया। मोदी जी कब बने ओबीसी? रामनाथ ये क्या कोविंद बात को राष्ट्रपति दलित बनाया। अरे सर, अभी आप इतना दुखी हो रहे थे कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दे रही बीजेपी। मैं कह रही हूँ सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी झंडा बरदार जो पार्टियां हैं वो दलितों को टिकट क्यों नहीं दे रही? हरियाणा में क्यों नहीं दिया दलित को टिकट? अच्छा, अब आपको बता दूं, आपने दलित की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। कांग्रेस पार्टी का आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित भी बन सकता है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण समाज से भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। लेकिन आप बताइए कितने महिला, इतना लंबा भाषण दिया, कुमारी शैलजा कोई टिकट दे देते भाई। लीजिए, कुमारी शैलजा कांग्रेस कब बनी थी? पार्टी कब बनी है? बड़ी नेता है कांग्रेस पार्टी कब बनी है? 1885 में बनी है। निकली, मैंने कहा था, मैं बहुत दूर तक निकल दी। 2024 अगर आपने किसी मुसलमान को बना दिया, आपने किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आप 200 साल का इतिहास में सिर्फ 2 लोगों का नाम ले पा रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप भी दे देते। 200 साल में आप 2 लोगों का नाम ले पा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उनका विरोध करते रहे, तब की पार्टी संविधान का विरोध करते रहे, हमको ज्ञान दे रहे हैं। 2 नाम लेकर ठीक है, हमको ज्ञान मत केसरी के साथ क्या ये तो बता देते। हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है। केसरी के साथ क्या किया आप दलित के साथ ये बता देते। आप अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को मत थोपिए किसी के ऊपर। आप जो कर रहे हैं वो भी देख रही है, हम जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, और तू ही जनता डिसाइड कर रही है। बिल्कुल, जनता ही डिसाइड करेगी। इसीलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक जनता का फैसला यानी कल के नतीजों पे ही बात कर रहे थे। आप माउंटबेटन तक पहुंचे, पर तू ही ना आज क्या बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने बोला है कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे। ये एक अलग चीज है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये एक संघर्ष है, ये एक मूवमेंट है, ये चलता रहेगा। ये जो हमारी लड़ाई पद्मजा जी, यही विकृत किस्म की जो पात्रता है ना कांग्रेस के अंदर, जो ठेकेदार बन के रखे हैं। अरे न्याय हो चुका पिछले 10 वर्षों में। वो सारे जो पिछड़े थे वो सबके साथ न्याय हुआ है। 40,000 करोड़ जो है जब डीपीआई के जरिए जो है सीधे गरीब के जेब में जाता है, वो पैसा जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी का खा लिया था रिजर्वेशन। भाई पिता खुद कहते हैं, बीच में मत बोलिए, खुला खा रहे थे। ये न्याय हो चुका है। ये जो पात्रता में कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक में देख रहा हूं कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते। अरे भाई, मुसलमान वोट देना शुरू करिए। जब जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं तो 25 से 35% औसतम जो है 25 से 35% कवरेज जो है वो मुसलमानों को गया है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गुलाम आजाद आज भी जो मनोनीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कश्मीर से, वो पसमंदा समाज से आते हैं, जिनसे आप लोग नफरत करते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही से मांगेंगे, वोट तो देंगे नहीं आप। तो ये विकृत पात्रता जो है राहुल गांधी की पार्टी में स्वाभाविक है। नहीं तो आप ये कह दीजिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब इलेक्शन जीत करके आए थे, उनकी स्पीच मुझे आज भी याद है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बहुत से हमें मुस्लिम समाज की बहनों ने भी वोट दिया। नेता बनाने का ठेका आपने नहीं लिया है ना। बोल करके भागने नहीं दूंगा आपको नेता बनाने का ठेका नहीं लिया। हमने आपके समाज को, आपके नेता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारा देते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बंगाल से आपके बड़े नेता कहते हैं बंद करो इन नारों को, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर दिन रात वो नफरती बयानबाजी करते हैं जिससे ध्रुवीकरण होता है। उस पे आज तक संज्ञान नहीं लिया आपने आकर के कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मियां भाई जिम्मेदार हैं। ये स्टेटमेंट कौन देता है? बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए मियां भाई जिम्मेदार हैं। आप अंतर देखिए, मुर्गे की हमारे और इनके दृष्टिकोण में, राजनीतिक रोटियां, हमारे और संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ एक चीफ मिनिस्टर पद्मजा वो ये कहता है कि हाँ मैं करता हूं भेदभाव। एक सेकंड आप अंतर देखिए पद्मजा जी, दोनों के दृष्टिकोण में। हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान समाज का उत्थान चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें नेता बनाइए। नहीं आसाम के चीफ मिनिस्टर को रोकते हैं भाई। ठीक है, देखिए आपका उत्थान करेंगे। आप जितनी आबादी उतना हक का नारा लेकर के दलित समाज के बीच गए। जब टिकट बंटने का वक्त आया तो जो 25% जाट समुदाय है हरियाणा में, उनको 30% टिकट दिए गए, और जो 21% दलित समुदाय है उनको 17% टिकट दिए गए।
ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख दिया है। जनता सब समझती है, नतीजे आ चुके हैं। अब जनता क्या बोलने की कोशिश कर रही है वो आप बेहतर समझते हैं।